हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू पिनाकल ट्यूटोरियल बाजार समिति पटना। मैं हूं राजेश कुमार और मैं फिजिक्स फैकल्टी हूं। ठीक है, अभी हम लोग यहां पे प्रेजेंट हैं क्रैश कोर्स 2026 के लिए। ठीक है, ये जो क्रैश कोर्स है, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूं। क्रैश कोर्स 2026, ठीक है, ये किसके लिए होगा क्रैश कोर्स? तो सबसे पहले होगा बिहार बोर्ड, इंग्लिश मीडियम, और दूसरा सीबीएसई बोर्ड। अब ऐसा नहीं कि अगर मैं बिहार बोर्ड लिख रहा हूं तो ये सिर्फ बिहार बोर्ड के लिए ही स्पेसिफिक होगा, नहीं। ये जो अगर आप अदर स्टेट बोर्ड में भी हैं तो आपको काम आएगा, अदर स्टेट बोर्ड। क्यों? क्योंकि अदर स्टेट बोर्ड में भी क्या होता है ना कि जो बेस होता है, सबका बेस यानी सबका जो फाउंडेशन है वो कौन है बताओ? NCERT है कि नहीं है? तो यहां जो हम पढ़ा रहे हैं तो वैसा नहीं कि सिर्फ बिहार बोर्ड के लिए ही सही होगा, बिल्कुल नहीं। सीबीएसई के लिए भी होगा और NCERT के बेस पे जो भी एग्जाम अदर बोर्ड का होता है, जैसे झारखंड बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, है ना, उस पर भी आपको काम आएगा। तो अगर कोई और बोर्ड के भी आप स्टूडेंट्स हैं तो आप इसको देखेंगे तो आपको बिल्कुल फायदा होगा, डेफिनेटली फायदा होगा। क्यों? क्योंकि हमको जो है ये पूरा 3 मंथ्स में, है ना, जैसे देखिए एग्जाम जो होता है जनरली फरवरी 2026 में जो एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ये आप लोग सब जानते हो, है कि नहीं है? किसी का फर्स्ट वीक में होता है, किसी का सेकंड वीक में होता है, लेकिन फरवरी से जनरली एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। तो अगर अभी के लिए अगर देखा जाए तो अब से जो आप देखोगे, जैसे ये मिड ऑफ अक्टूबर है, तो मैं मिड ऑफ अक्टूबर को हटा देता हूं, मैं 3 मंथ्स की बात करता हूं। तो कौन कौन सा बताओ? तो नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। तो इस 3 महीना हमारे पास है ना। अब देखो क्या है ना कि इस 3 मंथ्स में, यानी ये जो 3 मंथ्स है आपके पास, तो इस 3 मंथ्स में ही मुझे होल सिलेबस क्या करना है? कंप्लीट करना है। तो प्लीज ये रिक्वेस्ट रहेगा आपसे कि कोई भी ओवर स्मार्टनेस नहीं दिखाना है, कोई भी ज्यादा अपने आप को तेज नहीं बनना है, ठीक है ना। किसी भी कॉन्सेप्ट को इतना ज्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ना है कि हमारा टाइम उसी में चला जाए, ठीक है। इस क्रैश कोर्स का जो डिजाइन है, ये जो हम डिजाइन किया ना, ये जो क्रैश कोर्स आपका डिजाइन किया गया है, क्रैश कोर्स, तो वो ये ध्यान में फोकस्ड है ना, टू स्कोर गुड मार्क्स इन शॉर्ट स्पैन। ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। तो हम जो टॉपिक डील करेंगे या जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, ये ध्यान में रख के करेंगे कि इस 3 महीने के अंदर, समझिएगा ध्यान से, इस नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, तो अगर मैं अक्टूबर मिड को आउट कर लूं, देखो यहां पे अगर मैं बात करूं मिड ऑफ अक्टूबर, तो यहां पे मिड ऑफ जनवरी आ जाएगा, क्योंकि कुछ आपको रिवीजन करने का भी समय चाहिए। तो ओवरऑल 3 मंथ आपके पास है। तो ये जो मैं सिलेबस डिजाइन किया हूं ना, तो आपको ये पूरा का पूरा सोलली डिपेंडेंट है कि भाई इतना शॉर्ट टाइम में हमें कितना अच्छा से अच्छा मार्क्स आ जाए, इसी को ध्यान में रख करके ये सिलेबस डिजाइन किया गया, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं कि मैं जो पढ़ाऊंगा आपको, तो ये पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा। सबसे बड़ा चीज देखो, सिलेबस सभी का सेम है, कितने भी टीचर्स पढ़ा लें, सबको पढ़ाना उतना ही है जितना कि प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है, तरीका बस अलग अलग हो सकता है। तो कौन सा तरीका आपके लिए सुटेबल है? जैसे मान लो 5 उंगली है, तो ये 5 उंगली बराबर नहीं है, तो हर एक का तरीका हर एक को पसंद नहीं आएगा, लेकिन फिर भी एक प्रोबेबिलिटी होता है, एक एक्सपीरियंस होता है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये बताना चाह रहा हूं कि किस तरीके से पढ़ोगे तो कम समय में ज्यादा मार्क्स आप ला सकते हो, मेहनत कम करते हुए। हालांकि ये गलत बात है कि मैं मेहनत तो आप करने से रोक रहा हूं, लेकिन क्या करोगे, अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पास मात्र 3 महीना बचा हुआ है, और इसी 3 महीने में अगर किसी का नहीं हुआ है, किसी का सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, कोई पढ़ा है तो अच्छा से समझ में नहीं आया है, किसी का जो है ना कि आधा अधूरा छूटा हुआ पढ़ा हुआ है,
तो उन सारे बच्चों को मैं बता रहा हूं कि जिनका भी सिलेबस कहीं कंप्लीट नहीं हुआ है, जो आधा अधूरा पढ़े हैं या चैप्टर को छोड़ के पढ़े हैं, या बहुत सारे बच्चे लेट से बैच को ज्वाइन किए होंगे, कहीं भी पढ़ रहे होंगे तो शुरू का चैप्टर आपका स्टार्ट नहीं हुआ होगा, या आप अच्छे से पढ़े नहीं होंगे कॉन्सेप्ट को, तो उनके लिए ये जो है खास करके डिजाइन किया गया है कि वो कैसे कम समय में अच्छा नंबर लाएं। ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले आज के क्लास में ये डिस्कस करूंगा कि आपको पढ़ना कैसे है, और ये भी मैं बताऊंगा कि मैं आपको पढ़ाऊंगा कैसे, मेरा पढ़ाने का बेसिस क्या रहेगा, आधार क्या रहेगा, जिसके बेसिस पे आप 3 महीना मेरे साथ जुड़े हुए रहोगे। ठीक है, क्योंकि अगले 3 महीने तक आपको मैं पूरे वो गाइड, वो पूरे हथियार देने वाला हूं जिससे आप जंग में जाएंगे और एक अच्छा नंबर लेकर के आएंगे। है? और ये पूरी जो पिनाकल ट्यूटोरियल्स की टीम है ये फुल एक्सपीरियंस्ड है और सबके पास कम से कम 10+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है और वेल नोन इंस्टीट्यूट्स है। ठीक है ना। तो ये अभी तक बहुत सारे रैंकर्स देती हुई आई है। तो मेरा आशा सोचना है या आशा है कि ये कोर्स आपको बहुत फायदा करेगा डेफिनेटली, है ना, इसमें कोई शक नहीं है अगर आप इसको थ्रू आउट फॉलो करते हो तो चलते हैं हम लोग सिलेबस पे पहुंचते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैं बताया कि मैं बात कर रहा हूं फिजिक्स, तो मैं अभी जो है फिजिक्स का सिलेबस ही डिस्कस करूंगा। आज के अभी जो लेक्चर है ये मेरा सिलेबस पे फोकस होगा, फुल्ली सिलेबस के बेसिस पे होगा। ठीक है ना, कि कैसे सिलेबस हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, ये जो बोर्ड एग्जाम है, ये बोर्ड एग्जाम जो है खास करके, है ना, तो ये 3 तरह के क्वेश्चंस को डील करता है। देखिएगा, समझिएगा, है ना, पूरा बोर्ड एग्जाम 3 तरह के क्वेश्चंस को डील करता है। सबसे पहला क्या है भाई, तो सर पहला जो है ऑब्जेक्टिव है। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ये हर एक बोर्ड एग्जाम में होता है। अगर मैं बिहार बोर्ड की बात करूं तो बिहार बोर्ड में 50% जो है ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये तो बड़ा अच्छा रहेगा अगर आप ऑब्जेक्टिव कैसे हिट होगा या क्या पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्टिव मेरा बन जाएगा, ये आपको जानकारी मिल जाएगा। तो हम जो पढ़ाएंगे उसमें आपको ये बताते चलेंगे कि देखिए ये चीज़ ऑब्जेक्टिव के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। तो दूसरा जो समझ में आ गया आपको, तो फर्स्ट जो इसका लेग है बिहार बोर्ड एग्जाम का जो स्टैंडर्ड है सिलेबस है, उसमें पहला टॉपिक क्या है भाई, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, है ना। दूसरा क्या आता है, शॉर्ट क्वेश्चंस। अब देखो, शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करेंगे तो अगर आप बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हो तो इसमें 2 मार्क्स का आएगा, और अगर आप सीबीएसई से हो तो इसमें 2 मार्क्स भी आएगा और 3 मार्क्स भी आएगा, है कि नहीं है। हाँ, तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, कितना चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। मान लो आप पढ़ रहे हो फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज, ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में कौन कौन सा टॉपिक से शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकता है और कौन कौन सा टॉपिक से ऑब्जेक्टिव बन सकता है, ये आपको पता नहीं है, ये मैं बताऊंगा। ठीक है, ताकि आप कम समय में, यानी मात्र 2 घंटे में आप पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर सको। ठीक है, और तीसरा है लॉन्ग क्वेश्चंस। चलो इसको मैं कलर चेंज करता हूं। तीसरा है लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चंस ये जो बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए 5 मार्क्स का होता है, और सीबीएसई की बात करेंगे हम तो 4 मार्क्स का भी होता है और 5 मार्क्स का भी होता है। ठीक है, तो ये देखिए, कोई भी बिहार बोर्ड एग्जाम हो या कोई और अदर बोर्ड हो, इसमें 3 सेक्शन होते हैं। फर्स्ट सेक्शन ऑब्जेक्टिव का होता है, सेकंड सेक्शन आपका जो है शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है, और एक सेक्शन होता है लॉन्ग क्वेश्चंस का। ठीक है, तो अब कौन कौन, देखो अब ये लॉन्ग क्वेश्चंस को करना है तो आपको बहुत लिमिटेड कंटेंट है, लिमिटेड कंटेंट है। अगर उस लिमिटेड कंटेंट को आपने पढ़ लिया तो लॉन्ग आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, सिंपल सी बात समझिए। ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस है इसका भी लिमिटेड है, अगर आपने इसको भी पढ़ लिया अच्छे से तो आपको जो है कंफर्म है कि सिलेबस अच्छे से आपका हो जाएगा और छूटेगा नहीं। ठीक है, तो चलो एक एक करके आते हैं। तो सबसे पहले बात है कि ऑब्जेक्टिव को पढ़ने का क्या तरीका है, ऑब्जेक्टिव कैसे मेरा क्लियर होगा। तो देखिए, जो ऑब्जेक्टिव है ना, तो अप्रोच की मैं बात करूंगा, अप्रोच टू सॉल्व ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। फिर से मैं बोल रहा हूं, ये जो मैं डिजाइन कर रहा हूं सिलेबस
या मैंने जो कंटेंट डिजाइन किया है वो पूरा बोर्ड के बेसिस पे कंटेंट है। आपको कुछ भी जेई नीट की चर्चा नहीं करना है, दूर दूर तक सोचना भी नहीं है, दिमाग के अंदर लाना भी नहीं है जेई नीट। आप समझ लो कि ये टीचर एकदम बोर्ड का टीचर है और सिर्फ बोर्ड पढ़ा रहा है। जब हम जेई को डील करेंगे तो जेई एडवांस, जेई मेंस की बात करेंगे, जब नीट को डील करेंगे तो नीट की बात करेंगे। लेकिन अभी मेरा पूरा फोकस जो है बोर्ड एग्जाम पे है, तो मैं अभी एकदम से बोर्ड का ही टीचर हूं, ऐसा समझ लेना है आपको, ठीक है। तो अप्रोच क्या रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सोल्व करने का। और ध्यान देना, बोर्ड का जो ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा दिमाग का नहीं होता है, ठीक है ना। तो क्या क्या भाई ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो सबसे पहला जो है ये जो है फॉर्मूला। भाई चैप्टर का जो फॉर्मूला होता है ना इंपॉर्टेंट, वो है ना, फॉर्मूला और इसका मॉडिफिकेशंस, ठीक है। फॉर्मूला का मॉडिफिकेशंस, इन एक ही फॉर्मूला को डिफरेंट वे से लिखा जा सकता है, तो वो पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है ना। तो याद कर लीजिएगा कि फॉर्मूला आपको जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए, ठीक है। दूसरा जो है ना कंडीशंस। जैसे अगर मान लो इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करें तो इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में कब स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, कब अनस्टेबल होता है, अस्टेबल के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, अनस्टेबल के लिए पोटेंशियल कितना होता है, या वर्क डन का फॉर्मूला कितना होता है ना, वर्क डन कब जीरो होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस का क्या प्रॉपर्टीज है, क्या कंडीशंस है, ये सब मैं बता रहा हूं कि कंडीशंस आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है तो TIR का क्या कंडीशन है कि नहीं है। अगर मान लो हमारा डेविएशन है तो मैक्सिमम डेविएशन क्या क्या कंडीशन है, किस कंडीशन में मैक्सिमम डेविएशन होगा, तो ये हमें ध्यान होना चाहिए। मैं ये भी एग्जांपल्स आपको बता रहा हूं कि भाई इतना चीजों पे ध्यान आपका होना चाहिए ताकि आप अच्छे से ऑब्जेक्टिव को डील करो, ठीक है। तो पहला तो गया फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट कंडीशंस है ना, इंपॉर्टेंट की मैं बात कर रहा हूं, वो मैं सारे डिस्कस करूंगा, सारे मैं जो है आपको नोट्स के फॉर्म में दूंगा कि ऑब्जेक्टिव के लिए बस इतना कर लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पे भी मैं बताऊंगा, देखो ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में इसको और ऐसे करके पूछा जा सकता है, ये देखो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको शॉर्ट क्वेश्चन से पूछा जा सकता है, ठीक है, या लॉन्ग के लिए। एक और होता है इसमें ऑब्जेक्टिव में सोल्व करने के लिए, है ना, क्या, तो डायरेक्शंस ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। अब भाई ये डायरेक्शंस ऑफ वेक्टर क्वांटिटी ये क्या बता रहे हो सर, अरे हाँ बिल्कुल बता रहा हूं ना। कैसे पूछेगा कि बताइए आपका कि इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो y डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड आपका z डायरेक्शन में है, तो बताइए वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगा। या फिर मान लो किसी को मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है और चार्ज जो है किसी एंगल पे जा रहा है वेलोसिटी v से, तो बताइए फोर्स किधर लगेगा, या टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ोगे, ठीक है। तो ये प्लीज जितना भी वेक्टर क्वांटिटी है वो है ना, तो डायरेक्शंस ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज और फेज, अगर एसी में बात करोगे तो फेज, ठीक है। तो ये जो है 3 पैरामीटर्स है मेनली, मैं बताऊं ना यही 3 ही है सिर्फ नहीं, लेकिन हमको भाई बोर्ड में अच्छा नंबर लाना है और कम समय में हमको पूरा सिलेबस करना है, तो हम पूरा तो डिटेल्स में नहीं जा सकते ना, पूरा डिटेल्स में जाएगा तो 1 साल पढ़ना पड़ेगा। आप सोचो कि 1 साल के सिलेबस को 3 महीना में पढ़ रहे हो, ये कम अथी बात है भाई, है ये तो आपका घोटालाबाजी ही हो रहा है ना, ये तो कि 1 साल के सिलेबस को हम 3 महीने में कंप्लीट कर रहे हैं और उसमें भी हम दावा करें कि तुम्हारा अच्छा नंबर आ जाएगा। तो ऑब्वियसली सेलेक्टिव पढ़ोगे है ना, और इंपॉर्टेंट पढ़ोगे, समझ रहे हो आपको, इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टिव, तभी जाकर के हो पाएगा। तो इसलिए ये बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर मुझे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हिट करना है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये सारा अप्रोच होना चाहिए। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप बस लग जाइए ऐसे, इसमें आप दिमाग लगाना शुरू कर दीजिए और आप नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। कि यह क्या और नहीं होता है तो एक काम करिए, इसको कैसे टेस्ट करिएगा कि मैं जो बोल रहा हूं ये सही है कि नहीं है, इसको कैसे आप टेस्ट करेंगे। तो कुछ नहीं, इसका एक ही उपाय है भाई कि आप जो है PYQ जो पहले से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ गया है उसका जो ऑब्जेक्टिव है उसको आप देखो, है कि नहीं है, ऑब्जेक्टिव आप देखो। तो भाई अगर ऑब्जेक्टिव देखोगे, देखो और जांच करो।
देखो और जांच करो कि भाई सर जो बोल रहे हैं ऐसा है कि नहीं, क्या इसी 3 सेक्शन से ज्यादातर ऑब्जेक्टिव है कि नहीं है, बिल्कुल होगा ही होगा। अब आते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चंस पे। तो अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें, शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चंस में क्या क्या है, देखो ये शॉर्ट क्वेश्चंस कितने कितने मार्क्स होंगे, 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स का होगा, है कि नहीं है, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स का क्वेश्चंस होता है शॉर्ट क्वेश्चंस, है ना। तो अगर मुझे शॉर्ट क्वेश्चंस बनाना है तो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए क्या क्या करेंगे भाई, तो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए क्या है भाई, तो सबसे पहले डेफिनेशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, और क्या भाई, तो इंस्ट्रूमेंट्स जितना भी है एक तरह का, है ना। उसके बाद क्या है, उसके बाद यह है क्या कि वर्किंग प्रिंसिपल नहीं ना, कि इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ऑन व्हाट प्रिंसिपल, है ना, दे वर्क, कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, यहां पे हो सकता है, और इसमें हो सकता है क्या भाई, तो सर इसमें और एक चीज ऐड कर दीजिए आप कि फिजिकल सिग्निफिकेंस और लास्ट बट नॉट द लिस्ट क्या, प्रॉपर्टीज बोले सर प्रॉपर्टीज में बताइए क्या बोलना चाह रहे हैं आप, अरे मैं वही बोलना चाह रहा हूं जो तुम समझ रहे हो, जैसे कि चार्ज का 2 प्रॉपर्टी लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का 2 प्रॉपर्टी लिखिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस का 2 प्रॉपर्टी लिखिए, समझ में आ रहा है बात कि नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी लिखिए, क्लियर है ना जी, बोलिए हाँ है ना। आप बताइए प्रिज्म है तो प्रिज्म में या फिर टीआईआर के लिए क्या होता है, उसका कंडीशंस लिखिए या प्रॉपर्टी लिखिए, ठीक है। तो ये सब जो है, अब जैसे डेफिनेशंस की मैं बात क्यों कर रहा हूं, डेफिनेशंस आ सकता है, जैसे अगर मैं तुमको बोलूं कि डेफिनेशन से क्या आप बताना चाह रहे हैं सर, तो मैं अगर तुमसे बोलूं कि बताओ जी कि चार्जिंग कैसे क्या समझते हो, या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा। डिफाइन क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, बताइए करंट डेंसिटी क्या होता है, बोलेगा बताइए क्या होता है जी कि बायोट-सेवर्ट लॉ को आप मैथमेटिकली एक्सप्लेन करो, तो ये सब क्या है, डेफिनेशन ही तो है कि नहीं है। तो यार आपको ध्यान रखना है जितना भी छोटा छोटा डेफिनेशंस है जो 2 लाइन 3 लाइन में हो रहा है, या जो 2-3 लाइन में फॉर्मूला डिफाइन हो रहा है, समझ में आ रहा है बात को, वो सब के सब फॉर्मूले 3 मार्क्स या 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए उसको एकदम नहीं छोड़ना है। अब वर्किंग प्रिंसिपल की बात मैं क्या कर रहा हूं भाई, तो भाई ये भी होता है कि किस प्रिंसिपल पे कौन क्या काम करता है, जैसे अगर मैं बात करूं गैल्वेनोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, बताइए, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, हाँ सर ये तो सही बात बोल रहे हैं आप सर। अगर मैं बोलूं ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, क्वेश्चन आएगा आपसे, शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है कि किस प्रिंसिपल पे काम करता है। जनरेटर बताइए किस प्रिंसिपल पे काम करता है, पोटेंशियोमीटर बताइए किस प्रिंसिपल पे काम करता है, बिहार बोर्ड में नहीं हटा है पोटेंशियोमीटर, ये ध्यान रखिएगा, सीबीएसई में हट गया है। तो यार ये ध्यान रखना है कि व्हाट प्रिंसिपल द एनी इंस्ट्रूमेंट्स वर्क, कोई इंस्ट्रूमेंट्स किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है। उसके बाद क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है भाई, इक्विपोटेंशियल सरफेस का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, बताइए, बता सकते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, बताइए। गॉस सरफेस का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, गॉसियन सरफेस का, बताइए, उसका क्या मतलब फिजिकली उसका मीनिंग है, कैसे उसको समझेंगे, ये सब जो है आपको ध्यान रखना है बच्चा, ठीक है। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस और प्रॉपर्टीज तो जानवे करते हो, एक्सरेज का प्रॉपर्टी पूछ देगा, बताओ जी एक्सरेज का क्या प्रॉपर्टीज है, बताइए आप,
जैसे मान लीजिए आपको पूछ देगा, देखिए बोर्स है तो बोर्स थ्योरम के बारे में दो को पूछ देगा कि दो को बोर्स थ्योरम का आप एजम्पशंस लिखिए, बोर्स थ्योरम का क्या क्या है ना। रदरफोर्ड का बताइए क्या है, या बताइए कि आपका रदरफोर्ड में बता रहा है कि बताइए जी आप गोल्ड मेडल ही क्यों लेते हैं, उसका क्या मतलब, न्यूक्लियस का क्या मतलब है यार, मास डिफेक्ट क्या है, बाउंड एनर्जी मतलब बताओ, बाउंड एनर्जी पढ़े हो तब उसका मतलब क्या होता है। तो ये सब आपको ध्यान रखना होगा बच्चा, ठीक है ना। तो ये सब जो अगर इन सब चीजों पे फोकस करोगे तो आपका 2 नंबर और 3 नंबर का जो क्वेश्चन है एकदम निश्चित हो जाओ कि आपसे नहीं छूटने वाला है। यही होता है जब आप किसी चीज को शॉर्ट टाइम में पढ़ते हैं तो आपको पहले प्लानिंग होना चाहिए। प्लानिंग आप खुद करोगे तो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जो ये मैं आपको प्लानिंग करके दे रहा हूं ये बहुत सालों का निचोड़ है, और इस बेसिस पे अपने सिलेबस को भाग में बांटोगे, डिवाइड करोगे तो आपको पढ़ना आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि कितना पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, और जो पढ़ना उसमें से कैसे पढ़ना है ये बहुत मैटर करता है। तो यार ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी काम सक्सेसफुल होने के पीछे बहुत सारा प्रोसेस होता है, अब बहुत सारा मेथड होता है, प्रिपरेशंस होता है, ठीक है। तो ये भी एक प्रिपरेशन है, ये भी एक प्रोसेस है, ताकि आप बोर्ड एग्जाम अच्छे से तैयारी करो, आपको नंबर लाना है। अब मान लो कि लॉन्ग क्वेश्चंस पे पहुंचते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करेंगे, है कि नहीं है। तो चलिए चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस में, LONG लॉन्ग क्वेश्चंस। अब लॉन्ग क्वेश्चंस में क्या है भाई, तो सर इसमें तो सबसे पहला चीज क्या आएगा बताइए, तो सर डेरिवेशंस इसी में आता है। अब यार आप सोचो कि डेरिवेशंस के लिए कितना है, आपको 5 क्वेश्चंस आता है भाई, तो 5 क्वेश्चंस आता है तो डेरिवेशंस या फिर इंस्ट्रूमेंट्स का वर्किंग एंड वर्किंग भी और कंस्ट्रक्शन, है कि नहीं है। फिर हो सकता है क्या सर, एडवांटेज डिसएडवांटेज भी पूछा जा सकता है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। तो यार ये भी तो सोचोगे ना कि भाई इतना बड़ा डेरिवेशंस कहां पे आ सकता है जो 5 नंबर में पूछा जा सकता है। हर जगह थोड़ी डेरिवेशंस आएगा, हर जगह से डेरिवेशंस आएगा नहीं आएगा, तो डेरिवेशंस कहां से आएगा भाई, तो वो भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए ये जो 5 नंबर है इसमें एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि पेज भर दीजिए, है कि नहीं है। जितना ज्यादा पेज लंबा चौड़ा लिखा रहेगा उतना ज्यादा आपको मार्क्स आएगा, बिल्कुल गलत बात है भाई। कभी भी लंबा चौड़ा फालतू चीज लिखने से मार्क्स नहीं आता है। 5 नंबर के क्वेश्चंस के लिए स्टेप मार्किंग होता है, वो स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने स्टेप पकड़ लिया है, वही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप क्वेश्चंस को लिखोगे। अगर आपने स्टेप बाय स्टेप में आंसर दिया है तो बहुत कम लाइन में भी बहुत अच्छा नंबर आप ला सकते हैं, ये बात समझ लीजिए। बहुत कम लाइन लिख करके भी बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं, लेकिन आपको तरीका पता होना चाहिए, कितना लिखना है। कम याद करके जाइए, फालतू चीज मत याद करके जाइए, क्योंकि कोई मतलब नहीं है, आपको कुछ भी फायदा नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो अभी मैं इसमें बताना चाह रहा हूं कि भाई क्या चीज, देखिए ध्यान से आप, अगर मैं डेरिवेशंस की बात करूं तो डेरिवेशंस की मैं अगर बात करूंगा मैं, है ना, तो आपको अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या आएगा भाई, तो सबसे पहला आ जाएगा हमारा गॉस थ्योरम का डेरिवेशंस। इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल में किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का और टॉर्क का, ये सब डेफिनेशंस है ना। अगर आप जैसे जाते हैं कैपेसिटर में, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का दूसरा पार्ट कैपेसिटर वाला का सेक्शन में जाते हैं, तो जब आप कैपेसिटर में जाएंगे तो कैपेसिटर में क्या, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस डिफाइन,
कैपेसिटेंस का डेरिवेशंस आ सकता है, एनर्जी का डेरिवेशंस आ सकता है, एनर्जी का डेरिवेशंस, एनर्जी स्टोर्ड आ सकता है बच्चा लोग, क्यों नहीं आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। और अगर भाई बात करूं क्या चीज बताओ मेरे को तुम, तो और क्या आ सकता है, कैपेसिटर में ही चल रहा हूं मैं, ठीक है ना, तो और क्या आ सकता है बताइए सर, तो कॉम्बिनेशन का डेरिवेशंस आ सकता है, और डाइलेक्ट्रिक्स, समझ में आया बात को। अब आते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में क्या, तो भाई आपको सबसे पहले आता है माइक्रोस्कोपिक डेफिनेशन, जिसमें आप डिफाइन करते हो आई इजकल टू NEA इंटू VD। ये डेफिनेशन करते हो कि नहीं करते हो, बिल्कुल करते हो ना। फिर इसी से ओम्स लॉ आता है, इसी से सिग्मा इजकल टू है ना, J इजकल टू सिग्मा ही होता है क्या, बोलिए शायद। ये ध्यान रखिएगा कि ओम्स लॉ इसी से आता है आपका डेरिवेशंस, समझ में आ रहा है बात को। और एक क्या बताइए, किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ ऑफ पोटेंशियोमीटर हो गया, या मीटर ब्रिज, इसी में आ जाएगा वो क्या बोलते हैं अरे व्हीटस्टोन ब्रिज। ये सब टॉपिक पढ़ना है भाई, और फालतू चीज नहीं पढ़ना है, समझना है बात को। और आगे बताते हैं, जैसे आप मान लो आप गए मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में तो क्या है, तो सर मैग्नेटिक फील्ड में क्या बताइए, तो मैग्नेटिक फील्ड में आप पढ़ लीजिएगा बायोट-सैवर्ट लॉ, और गैल्वेनोमीटर पढ़ लीजिए, गैल्वेनोमीटर पढ़ लीजिए, आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और क्या पढ़िएगा भाई, तो इसमें भी देखो, अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड में आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, गैल्वेनोमीटर पढ़ लिया है ना, बायोट-सैवर्ट लॉ पढ़ लिया, और एगो ये पढ़ लीजिएगा ना कि फोर्स ऑन करेंट वायर, करंट कैरिंग वायर, यहां पे ठीक है ना, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर है ना। अगर बात करें मैग्नेटिज्म में, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इसमें क्या करिएगा आप, तो इसमें आप पढ़ लीजिएगा सबसे पहले ये जी मोशन, इसमें मैग्नेटिक डायपोल, सोलेनॉइड, समझ रहे हो बात को। ये कुछ कुछ है, लेकिन इसमें से आप देखो, ये अब देखो मैं क्या बता रहा हूं, इसमें भी इंपॉर्टेंट अगर बात करेंगे हम, है ना, तो इंपॉर्टेंट क्या है बताइए, तो इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला ज्यादा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इधर आएंगे तो इसमें से देखो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कहां जाएंगे देखो, आप समझिए ध्यान से, अगर और इंपॉर्टेंट की बात करें तो देखो ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आता ही आता है, तो ऑप्टिक्स आपको ध्यान रखना, लॉन्ग के लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना है, लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना। ऑप्टिक्स में देखो क्या है भाई, तो ऑप्टिक्स में जो है लेंस फॉर्मूला, फिर रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, और क्या है सर, तो प्रिज्म, डिस्पर्सन, और क्या है इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस, तो भाई माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप कौन सा, कंपाउंड वाला, टेलीस्कोप। इसी में अगर चले जाओ वेब ऑप्टिक्स, वेब ऑप्टिक्स में क्या रहेगा बच्चा बोलो, तो वेब ऑप्टिक्स में जाएंगे सर तो बस एक गो है, ये डबल स्लिट, इंटरफेरेंस, और क्या है सर, तो और एक है ये क्या बोलते हैं, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, मैक्सिमम मिनिमम का कंडीशंस। फर्स्ट मैक्सिमम शॉर्ट में पूछेगा, शॉर्ट में पूछ सकता है या ऑब्जेक्टिव में, फर्स्ट मैक्सिमा का क्या कंडीशन है, कंस्ट्रक्टिव का क्या है, डिस्ट्रक्टिव का क्या है, पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, पाथ लेंथ कितना चाहिए, फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए कि नहीं, फ्रिंज विड्थ क्या होता है, समझना है बात को, पूछेगा ये सब, क्यों नहीं पूछेगा, बिल्कुल पूछ सकता है। तो ये है हमारा, तो इस तरीके से आगे आ जाइए थोड़ा सा, और मॉडर्न फिजिक्स में चले जाइए। तो जब मॉडर्न में आप जाएंगे, मॉडर्न फिजिक्स में जाएंगे,
तो मॉडर्न फिजिक्स में आ जाइए आप, तो क्या पूछेगा आपसे? तो देखिए बोर्स का पूछ सकता है, बोर्स थ्योरी पूछ सकता है, और ये मतलब कि और क्या पूछ सकता है, रदरफोर्ड पूछ सकता है, एक्सपेरिमेंट, और रेडियो एक्टिविटी पूछ सकता है, मास डिफेक्ट एंड बॉन्ड एनर्जी, ये पूछ सकता है। और सेमीकंडक्टर की अगर बात करें, इसमें रेक्टिफायर और एक पी टाइप एंड पी टाइप एंड एन टाइप, बस। तो ये मुश्किल से 15 या 16 देखो ध्यान से, है ना। अब उसमें भी देखो क्या है कि ये इंपॉर्टेंट है, जैसे ऑप्टिक्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिक्स में आता ही आता है भाई, ये आता ही आता है, ठीक है ना। इधर देखिए, आपको देखिए ध्यान से यहाँ पे, है ना, ये सेमीकंडक्टर में आएगा ही आएगा क्वेश्चंस, नहीं आने का सवाल ही नहीं है, ठीक है, इसमें से आएगा ही क्वेश्चंस। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग के लिए पूरा फिजिक्स थोड़ी पढ़ोगे, लॉन्ग के लिए सेलेक्टिव, हर चैप्टर में 2 या 3 टॉपिक पढ़ना है, वही 2-3 टॉपिक का डेरिवेशंस आता है, उसी को हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से ही मैं पढ़ाऊंगा ताकि आपका पूरा सिलेबस टाइम से और बढ़िया से और अच्छे से जो है आपका कंप्लीट हो जाए, आपको कॉन्फिडेंस दे, आप में एक क्षमता डेवलप करे कि नहीं अब हम अच्छा नंबर ला सकते हैं। जब आप एग्जाम के अंदर जाके क्लासरूम में बेंच पे बैठोगे तो आपको लगेगा कि नहीं हम पढ़ के आए हैं और हम पक्का कर देंगे, क्वेश्चंस आएगा। तो ये स्ट्रेटजी से पढ़ोगे तो आपको कम समय में अच्छा नंबर ला सकते हो, ठीक है ना। तो देखो अभी जो है मेरा ये फर्स्ट जो है ना कि पूरा इंट्रोडक्शन था कि मैं क्या पढ़ाऊंगा और कैसे पढ़ाऊंगा, है ना। और इसी को ध्यान में रख के हम पूरा सिलेबस को क्या करने वाले हैं, डिजाइन करने वाले हैं। और मेरा जो भी लेक्चर आएगा ना, एक लेक्चर 45 मिनट से ज्यादा नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आपको हेक्टिक 1.5 घंटा 2 घंटा, नहीं, 45 मिनट्स वैसा ही टॉपिक उस तरह से पढ़ाऊंगा कि 45 मिनट्स में वो लेक्चर आपका क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। उससे ज्यादा हम आपको पढ़ाएंगे ही नहीं। क्लियर है? तो चलिए, है ना, मिलेंगे हम लोग टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू वेरी मच। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि लोगों तक पहुंचाइए, है ना, इसको दूर दूर तक शेयर करिए ताकि लोग और इसके फायदा उठा सके और हमारे लोग के साथ जुड़ सके, ठीक है ना। चलिए, ओके, थैंक यू।